शीत युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा मंडराने लगा है। अगले 72 घंटे बाद ट्रंप की दी हुई सीज फायर समय सीमा समाप्त हो रही है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपनी सबमरीन सीक्रेट लोकेशन पर तैनात कर दी है। दोनों देशों के बीच एटमी मिसाइलों की सीमा तय करने वाली संधि से रूस हट चुका है। अमेरिका की तैनाती को देखते हुए रूस ने यूरोप के खिलाफ एटमी व्यूह तैयार कर लिया है। रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी है। ट्रंप का प्लान डार्क ईगल एक्टिवेट हो चुका है। देखिए यूरोप से लेकर एशिया तक कैसे एटमी जंग के समीकरण बन रहे हैं। रूस के करीब अमेरिका की एटमी सबमरीन पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं। रूस ने यूरोप पर हमले के लिए एटमी बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जो अमेरिका और रूस के बीच जंग की आशंका माने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 8 अगस्त तक सीज फायर लागू करने की समय सीमा दी थी। लेकिन पुतिन के रुख से लग रहा है कि वो इस समय सीमा को नहीं मानने वाले। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे दुनिया के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो क्या होगा। अमेरिका और रूस की सामरिक तैयारी देखकर लग रहा है महाविनाश भी हो सकता है। क्योंकि ट्रंप ने एटमी सबमरीन रूस के करीब सीक्रेट लोकेशन पर तैनात कर दी है। ट्रंप के इस रुख से रूस भड़का हुआ है और अब रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है कि रूस अमेरिका के साथ एटमी मिसाइल तैनाती पर रोक लगाने वाली संधि से अलग हो रहा है। रूस ने कहा है कि वो INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये संधि 1987 में रूस US के बीच हुई थी। ये 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती की सीमा निर्धारित करती है। अब रूस इससे बाहर हो चुका है और एटमी मिसाइलों की मनमानी तैनाती कर सकता है। ये सीधे सीधे अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा है। सामरिक तैनाती के मोर्चे पर ट्रंप को पुतिन का सबसे खतरनाक जवाब है। रूस के करीब अमेरिका की सबमरीन मंडरा रही है। ये नॉर्वेजियन या बैरेंट्स सागर में हो सकती है, जिनका टारगेट रूस है, या फिर इन्हें रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ रूस ने भी क्रीमिया और बेलारूस में अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिका की सबमरीन है और दूसरी तरफ पुतिन की मिसाइल है। यूएस फ्लीट के स्वागत के लिए पुतिन ने मिसाइलें तैनात की हैं और यूरोप पर एटमी व्यूह रचना करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हो चुके हैं। तो रूस ने अपने एटमी बॉम्बर पश्चिमी छोर पर आर्कटिक का गेटवे कहे जाने वाले मुर्मंस्क में तैनात कर दिए। रूस का यह बेस स्वीडन और फिनलैंड के करीब है। दोनों देशों की सीमा यहां से 400 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर जनवरी के बाद पहली बार बॉम्बर तैनात किए गए हैं। मुर्मंस्क एयरबेस पर तैनाती का मतलब यूरोप को एटमी चेतावनी है। बेस पर Tu-95MS और Tu-22 एटमी बॉम्बर तैनात किए गए। अब से पहले ये बॉम्बर 95 किलोमीटर पूर्व में ओलेनिया बेस पर तैनात थे।
इन सभी बॉम्बर्स पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें लोड की गई हैं। अमेरिकी सबमरीन रूस के करीब पहुंचने के बाद यह तैनाती की गई है। इन बॉम्बर्स पर लोड मिसाइलों की रेंज में यूरोप के कई देश आते हैं। सीज फायर के लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रम्प के दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं और रिपोर्ट है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को के साथ अंतिम वार्ता के लिए भेजा जाएगा। डिप्लोमेसी फेल होती है तो हो सकता है कि मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए रूस के करीब अमेरिकी सबमरीन भेजी गई है। अगर समय सीमा पूरी होने तक रूस सीज फायर लागू नहीं करता तो ट्रंप के पास कई विकल्प हैं। पहला यह कि ट्रंप रूस पर कड़े प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि अमेरिकी सेना रूस पर हमले शुरू कर सकती है। तीसरा विकल्प है कि यूरोप के देशों के जरिए रूस पर हमले कराए जाएं। इस जंग के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। चौथा विकल्प है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देकर रूस पर हमले कराए जाएं। पांचवा विकल्प है कि यूक्रेन के जरिए डर्टी बम अटैक कराए जा सकते हैं। पुतिन कूटनीति के तहत ट्रंप से वार्ता करते रहे और रणनीति के तहत यूक्रेन पर हमले जारी रखे। ट्रंप इससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी पीस मेकर की छवि पर चोट लग रही है। अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह रूस पर दबाव बढ़ाया जाए। इसीलिए ट्रंप ने कोड डार्क ईगल का इस्तेमाल किया है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने हाइपरसोनिक मिसाइल को वॉर रेडी कर दिया है। इस मिसाइल का नाम डार्क ईगल है। पश्चिमी रूस पर खतरा बनकर यूरोप में एटमी सबमरीन तैनात है तो पूर्वी रूस पर खतरा बढ़ाने के लिए मिसाइल तैनाती हो चुकी है। और अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप सहित एशिया और ऑस्ट्रेलिया का सहारा लिया है। ऑस्ट्रेलिया में हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल तैनात की गई है। इस मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया में तैनाती का मतलब है उत्तरी प्रशांत महासागर पर फोकस करना। इसके साथ ही जापान में बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की गई है। यहां से ट्रंप पूर्वी रूस को टारगेट बनाने का प्लान शुरू कर सकते हैं। रूस के चारों ओर अमेरिका की सेना ने मोर्चाबंदी कर ली है। दोनों देशों के बीच एटमी मिसाइलों की तैनाती वाली संधि से रूस बाहर हो चुका है। यूक्रेन सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच इससे तनावपूर्ण हालात पहले कभी नहीं बने थे। अब 72 घंटे के अंदर तय होगा कि सीज फायर लागू नहीं होता तो ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या वो फिर से डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे या अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अमेरिका से मदद के ऐलान के बाद यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस की 2 रिफाइनरी ने काम करना बंद कर दिया है। क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर घंटों ट्रैफिक रोकना पड़ा है। रूसी सेना के हर हमले का जवाब देने के साथ ही यूक्रेन अपने हर इलाके के हिसाब से कई ऑपरेशन चला रहा है और इसकी वजह से रूस बेलगोरोद से लेकर क्रीमिया तक धमाके हो रहे हैं। रूस में यूक्रेन में रूस का जिन इलाकों पर कब्जा है वहां भी यूक्रेनी सेना ने ड्रोन और अमेरिकी बॉम्ब से हमले की शुरुआत कर दी। नेटो यूक्रेन के लिए फंड जुटा रहा है और उम्मीद है कि जल्द यूक्रेन में हथियारों की नई खेप आएगी और रूस के लिए चुनौती और बढ़ेगी। जो MLRS महीनों से खामोश थे वो अब आग उगल रहे हैं।
यूक्रेन के मामूली दिखने वाले फाइटर जेट ग्लाइड बम से तबाही मचा रहे हैं। कई महीनों से डिफेंसिव मोड में दिख रही यूक्रेनी फौज ऐसी आक्रामक हुई है कि रूस लगातार रह रहकर धधक रहा है। रोसनेफ्ट से जुड़ी 2 ऑयल रिफाइनरी में काम बंद हो चुका है। रियाजान ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन टारगेट कर चुका है और यहां काम रुका हुआ है। नोवो कोई विश्वस्त रिफाइनरी में भी काम थम चुका है। सिर्फ रूस नहीं, ज़ेपोरिज़िया के रूसी कब्जे वाले इलाके में भी यूक्रेन ने हमलों की शुरुआत कर दी। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का एक S-300 एयर डिफेंस नष्ट हो गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी विशेष अभियान चला रही है। एयर डिफेंस नष्ट होने के बाद रूसी सेना का डिफेंस काफी कमजोर हो गया है। यूक्रेन ने ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद से जंग में जबरदस्त वापसी की है। यूरोप के कई देश यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। नेटो भी लगातार रणनीति बना रहा है। नेटो महासचिव ने सभी देशों से अपील की है, सभी देशों से यूक्रेन मिशन में सहयोग मांगा गया है। हथियारों का खर्च नेटो देश मिलकर उठाएंगे। हथियारों की सप्लाई शुरू होने के बाद और कुछ ही दिनों में घातक हथियार मिलने के भरोसे के बाद यूक्रेन से रूस के खिलाफ कई ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। रूस रिफाइनरी सैन्य कारखाने को टारगेट बनाया गया है। रूसी रेल नेटवर्क पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब खार्किव, सूमी, खेरसोन में पलटवार जारी है। नेटो के कमांडर्स के साथ यूक्रेनी सैन्य अफसरों ने नई रणनीति बनाई है, जिसमें एरिया के लिहाज से मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन डोनेट्स्क के लिए रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर हमले हो रहे हैं। मिशन ज़ेपोरिज़िया के लिए यूक्रेनी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मिशन खार्किव के लिए बेलगोरोद पर कब्जे की कोशिश हो रही है। बेलगोरोद पर कब्जे का मिशन जारी है और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक खार्किव पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति ने यहां सैनिकों का हौसला बढ़ाया और आगे की रणनीति की जानकारी ली। ज़ेलेंस्की ने वोपचैक्स, पोक्रोवस्क और कोपियांस्क पर युद्ध की रणनीति बनाई। अस्पताल जाकर जख्मी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। बेलगोरोद मिशन को लेकर कमांडर से जानकारी ली। ज़ेलेंस्की के आने से ठीक पहले खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और यूक्रेन के खार्किव में घमासान तेज हो गया है। रूसी सेना ने बेलगोरोद से खार्किव के होपटिवका चेकपोस्ट पर हमला किया। रूसी सेना ने खार्किव में घुसने की कोशिश की थी। रूसी सेना का मकसद यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा करना था। चेकपोस्ट पर 3 घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही। यूक्रेनी सेना ने यहां रूसी फौज पर जबरदस्त पलटवार किया, जिसकी वजह से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा। यूक्रेन के हमले में 10 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के पलटवार से रूसी सेना का हमला नाकाम हो गया। अमेरिकी GBU-62 JDAM ER गाइडेड बम यूक्रेन की नई ताकत बना है। इसी बम से रूस के बेलगोरोद में तबाही हो रही थी, तो अब इन बमों का इस्तेमाल ज़ेपोरिज़िया के कब्जे वाले इलाके में भी हो रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस के 3 D-20 हॉवित्ज़र को नष्ट कर दिया गया। एक D-330 गन को भस्म कर दिया गया। यूक्रेन ने एक रूसी हथियार गोदाम को भी जला दिया। क्रीमिया पर लगातार हमले की कोशिश हो रही है। एक दिन पहले यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने क्रीमिया के साकी एयरबेस को टारगेट किया। दावा है कि ड्रोन हमले में रूस के कई फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी SSU की अल्फा ग्रुप ने क्रीमिया में हमला किया।
रूस का एक Su-30 SM फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा 3 सुखोई 24 बॉम्बर्स के क्षतिग्रस्त होने का दावा है। यूक्रेनी ड्रोन की दहशत की वजह से कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। मंगलवार को कर्च ब्रिज पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। कर्च ब्रिज पर 4000 वाहन फंसे थे। 8 घंटे से भी अधिक समय तक ब्रिज बंद रहा। कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमले का अलर्ट था। बीती रात यूक्रेन से रूस के कई इलाकों पर ड्रोन हमले होते रहे। यूक्रेन ने मॉस्को तक ड्रोन से हमले की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक रोस्तोव के तागनरोग एयरबेस के करीब कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। नेटो ने भी नए हथियार और नए तरीकों से हमलों की शुरुआत की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ड्रोन से यूक्रेन की सड़कों और खेतों में माइंस गिरा रहा है। तो रूस का नया प्रयोग यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। रूस गिरान ड्रोन में PTM-3 एंटी टैंक माइंस लगा रहा है। यह रूसी ड्रोन का नया मॉडिफिकेशन है। रूसी ड्रोन के विंग्स में एंटी टैंक माइन लगाए गए। रूस ड्रोन के जरिए माइंस का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन यूक्रेन की सड़कों पर माइंस ड्रॉप कर रहे हैं। यूक्रेन के खेतों में भी माइंस गिराई गई हैं। यूक्रेन के कई जगहों पर अब माइंस मौजूद हैं। माइंस की वजह से यूक्रेन में बड़ी तबाही का डर है। रूस सेना यूक्रेन को जवाब देने के लिए नीपर नदी के किनारे एकजुट हो रही है। खेरसोन पर लगातार हमले के बाद अब रूसी सेना ने रणनीति बदली है। खेरसोन में हमला रोक दिया गया है। रूसी सेना नीपर नदी के किनारे जमा है। नदी के द्वीपों को खाली कराया जा रहा है। सूमी में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। खेरसोन के जरिए यूक्रेनी सेना को नए मोर्चे पर फंसाने की कोशिश है। लेकिन रूस के इन हमलों से यूक्रेन में कोई बौखलाहट नहीं है, क्योंकि नेटो हथियारों के इंतजाम में है। नीदरलैंड से यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिलेगा। कई देशों से गोला बारूद की खेप भेजी जा रही है। नेटो देश यूक्रेन के लिए फंड जमा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में यूक्रेन में हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक पहुंचने वाला है, जिसके बाद रूस में लॉन्ग रेंज हमलों के साथ ही डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात उस जंग की जो रूस और नेटो में छिड़ सकती है। इस युद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ समुद्र में बड़ी साजिश रची है। इसके तहत ब्रिटेन रूस के ऑयल टैंकर को डुबाने की प्लानिंग कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन ने यूरोप पर हमले की तैयारी कर ली। माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन है। इसके बाद पुतिन सेना के रडार पर यूरोप के कई और देश आ सकते हैं। रूस और नेटो में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इस जंग की तैयारी न सिर्फ रूस ने बल्कि नेटो देशों ने भी कर ली है। नेटो ने रूस के खिलाफ बारूदी जंग से पहले आर्थिक जंग छेड़ दी है, जिससे पुतिन भड़क गए हैं। ट्रंप की शपथ को पूरा करने के लिए यूरोप के देश रूसी तेल अर्थव्यवस्था को चौपट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के बाद उसके खिलाफ जंग छिड़ने की तैयारी है। इस युद्ध की शुरुआत समुद्र में रूस की शैडो फ्लीट पर हमले से हो सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस अपना तेल दूसरे देशों को शैडो फ्लीट के जरिए भेजता है। अब बाल्टिक सागर में ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की तैयारी कर रहा है।
रूस की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन शैडो फ्लीट पर हमले कर सकता है। रूसी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन हमले के लिए नेटो सेनाओं को एक साथ ला रहा है। ब्रिटेन ने रूस के इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस झूठे आरोप लगाकर नेटो देशों के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर रूसी इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट सही साबित हुई, अगर रूस का तेल लेकर जाने वाले जहाजों को सबोटाज हमले कर डुबाया गया, तो रूस और नेटो में जंग छिड़नी तय है। रूस और नेटो में जंग की आशंका बढ़ी तो दोनों खेमों ने अपनी अपनी सामरिक मोर्चेबंदी तेज कर दी। रूस ने अस्त्रखान के कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस ने इस इलाके में नोटाम जारी कर दिया है। कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास विमानों का उड़ना मना है। माना जा रहा है कि रूस यहां किसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर यहां से किसी नेटो टारगेट या फ्लीट पर मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। अगर रूस की शैडो फ्लीट पर खतरा मंडराया तो इस खतरे को टालने के लिए, अपनी शैडो फ्लीट को बचाने के लिए रूसी सेना किसी भी देश की नेवल फ्लीट पर हमले कर सकती है। ऐसा हुआ तो नेटो देश निश्चित तौर पर मॉस्को पर हमला करेंगे। यही वजह है कि पुतिन और उनकी सेना ने सोवियत काल की तरह ही अभेद्य एयर डिफेंस रिंग तैयार कर ली। तो रूस ने मॉस्को में जो एयर डिफेंस रिंग बनाई है वो क्या है, अब इसे समझिए। मॉस्को में जो एयर डिफेंस रिंग बनाई गई है वो सोवियत काल की तरह बनाई गई है। ये एयर डिफेंस रिंग मॉस्को के चारों तरफ बनाई गई है। रूसी सेना ने 15 से ज्यादा जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। इसमें पंजशीर और S-400 भी शामिल है। रूस ने यह तैयारी मॉस्को को नेटो के संभावित हमलों से बचाने के लिए की है। माना जा रहा है कि पुतिन सेना नेटो के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू कर सकती है और यही वजह है कि ऑपरेशन से पहले पुतिन ने अपनी राजधानी और देश की सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। पुतिन सेना ने सिर्फ मॉस्को में एयर डिफेंस रिंग ही नहीं बनाई है, बल्कि नेटो के खिलाफ कई मोर्चों पर सेना और हथियारों की तैनाती भी करनी शुरू कर दी। क्रेमलिन ने रूस से सटे नेटो देशों के पास सेना और हथियारों को बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि युद्ध की स्थिति में नेटो देशों पर तत्काल हमला किया जा सके। पुतिन और उनकी सेना के आक्रामक रुख को देखकर यूरोप में दहशत है। रूसी सेना को रोकने के लिए नेटो ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी और नीदरलैंड्स रूसी सीमा से सटे एस्टोनिया में अपनी सेना तैनात करने जा रहे हैं। जर्मनी ने पोलैंड में नए यूरो फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही पोलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर तैनात करना शुरू कर दिया है। रोमानिया ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। जंग की आशंका बढ़ी तो रूस के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों में भी हाई अलर्ट जारी हो गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और नेटो में जंग छिड़ी तो यह किसी भी समय परमाणु युद्ध में बदल सकती है। एक तरफ होगा परमाणु संपन्न रूस और दूसरी तरफ होंगे दो परमाणु संपन्न देश ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हीं दोनों देशों की अगुवाई में नेटो सेनाएं रूस के खिलाफ जंग लड़ सकती हैं।
ऐसे में युद्ध किसी भी वक्त एटमी युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि ब्रिटेन की अगुवाई में ही नेटो रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ही रूस की शैडो फ्लीट पर हमले का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन ही होगा। रूसी फौज ब्रिटेन पर हमला कर सकती है और इसी के साथ रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन की जंग बीते 41 महीनों से जारी है, लेकिन अब इस जंग का एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसमें करीब 75 देश शामिल हैं। यूक्रेन में करीब 75 देशों के मर्सनरी युद्ध लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ विदेशी लड़ाके रूस के साथ हैं तो कई यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। दावा है कि इन विदेशी लड़ाकों की संख्या हजारों में है और ये तेजी से बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि इन विदेशी लड़ाकों की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध का ग्लोबल विस्तार हो सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की जंग वैसे तो दो देशों के बीच जारी है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर सैकड़ों देशों के लड़ाके युद्ध लड़ रहे हैं। किसी देश के मर्सिनरी यूक्रेन की तरफ से फ्रंट लाइन पर बारूद बरसा रहे हैं, तो कोई रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन आर्मी पर हमले कर रहा है। विदेशी लड़ाकों के जरिए जंग लड़ने के आरोप रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं। दावा है कि ऐसे लड़ाकों की संख्या हजारों में है। हाल ही में रूस ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के कई लड़ाके रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों से लड़ाके यूक्रेन पहुंच रहे हैं। कुल 72 देशों के लड़ाके यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल हैं। इन लड़ाकों की संख्या 8000 से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा 40% विदेशी लड़ाके लैटिन अमेरिकी देशों के हैं। युद्ध की शुरुआत में हर महीने 100 से 150 विदेशी भर्तियां हो रही थी। अब ये संख्या बढ़कर करीब 600 सैनिक प्रति महीने तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सेना में विदेशी लड़ाकों की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के अलग अलग ब्रिगेड में विदेशी सैनिकों के लिए कई यूनिट्स बनाई गई हैं। इन्हें अलग अलग चिन्ह वाले झंडे भी दिए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से लड़ाने वाले विदेशी लड़ाकों की लिस्ट में टॉप पर कोलंबिया से आए जवान हैं। दावा है कि इनके लिए भारतीय ब्रिगेड ने वाजीरो नाम से एक यूनिट बनाई है। ये यूक्रेन की 47वीं ब्रिगेड है, जिसे टोही स्ट्राइक ग्रुप भी कहा जाता है। दावा है कि इस ब्रिगेड में कोलंबिया से आए कई लड़ाके शामिल हैं, जिन्हें वीडियो में भी देखा जा सकता है। रूसी दावे के मुताबिक यूक्रेन में जिन 72 देशों के विदेशी लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, उसमें टॉप 10 देशों में पोलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया, जर्मनी, कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, जॉर्जिया और तुर्की शामिल हैं। Я 17-й к бою. दावा है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाके सिर्फ पैसों के बदले यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसमें एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो रूसी नीतियों के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर विदेशी लड़ाकों के जरिए युद्ध लड़ने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी कुछ ऐसे ही दावे कर रहा है। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खेरसोन में फ्रंट लाइन पर पहुंचे थे, जहां कई यूक्रेनी कमांडर्स भी उनके साथ थे।
जेलेंस्की का दावा है कि फ्रंट लाइन पर उन्हें खेरसॉन में कई विदेशी लड़ाकों के होने की जानकारी दी गई। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस दुनिया के गरीब देशों को टारगेट कर रहा है। इन देशों से विदेशी लड़ाकों को भर्ती किया जा रहा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। यूक्रेन में लड़ने के बदले मोटी रकम और नागरिकता ऑफर की गई है। जेलेंस्की के दावे के मुताबिक सिर्फ खेरसॉन में चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाके रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने चीन का नाम लिया है। इससे पहले भी यूक्रेन चीन पर युद्ध में सैनिक भेजने का आरोप लगाता रहा है। इसके साथ ही कई वीडियो भी जारी कर चुका है। ये पोक्रोवस्कोय का वीडियो है। दावा है कि वीडियो में नजर आ रहे ये चीन के जवान हैं। इन्होंने मंदरिन भाषा में दीवार पर लिखा है, आज यहां हमेशा के लिए आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में यूक्रेन ने 2 चीनी नागरिकों को भी फ्रंट लाइन पर जंग लड़ते पकड़ा था। उनसे चीन के पासपोर्ट भी बरामद किए गए थे। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन युद्ध के जरिए चीन को क्या हासिल होगा। इसे चीन के ताइवान मिशन का हिस्सा माना जा रहा है। इससे चीन और रूस की दोस्ती मजबूत होगी, जिससे ताइवान पर हमले के वक्त वो दुनिया में अकेला नहीं पड़ेगा। साथ ही चीनी सैनिकों को युद्ध का अनुभव भी हासिल होगा, जो ताइवान मिशन में काम आएगा। 2025 में ऐसा तीसरी बार है जब यूक्रेन ने चीन को लेकर इस तरह के दावे किए हैं, जिससे शी जिनपिंग भड़के हुए हैं। आरोपों के बीच चीन ने परमाणु बम ले जाने में सक्षम अपनी ICBM मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया है। चीन ने 25 सितंबर 2024 को अपनी ICBM मिसाइल का टेस्ट किया था। करीब 11 महीने बाद इसका वीडियो चीनी मीडिया ने जारी किया है। दावा है कि यह चीन की TF-31AG ICBM मिसाइल है। चीन ने इस मिसाइल को अपग्रेड किया है। यह अमेरिका तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज करीब 13,500 किलोमीटर है। चीन का ICBM मिसाइल का वीडियो जारी करना यूक्रेन और अमेरिका के लिए चेतावनी माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा बीत चुका है। मौजूदा हालातों से साफ है कि अगर ये जंग जल्द नहीं थमी तो आने वाले वक्त में आधी दुनिया इसकी चपेट में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नीतिगत फैसलों ने भले अमेरिका को एक ताकतवर देश की छवि दे दी हो, लेकिन यही नीतिगत फैसले आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहे हैं, क्योंकि जिन देशों को ट्रंप ने टारगेट किया है वही देश अब एक ऐसे संगठित शक्ति का रूप ले रहे हैं जो अमेरिका के उठाए हर कदम का जवाब देंगे, फिर वो आर्थिक मोर्चे पर हो या रणनीतिक मोर्चे पर। आखिर कौन से हैं वो देश, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन दुनिया को अपनी उंगलियों पर चलाने की गलती कर बैठा। अदावत के मुहाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे कदम उठाए जिसने अमेरिका के सामने एक शक्तिशाली गुट निर्माण का रास्ता बना दिया। ये गुट है रूस, चीन और ईरान का, जो सैन्य और रणनीतिक मोर्चे पर समझौते के साथ अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। दरअसल ट्रंप ने मध्य पूर्व में ईरान को आक्रामकता दिखाई, उस पर हमले किए और आगे भी हमले करने की चेतावनी दे रहे हैं। ये सोचकर कि शायद दुनिया में अमेरिका जिस गुट का नेतृत्व करता है उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यह सोचना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है।
यूक्रेन के मोर्चे पर ट्रम्प ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध की नीति अपनाई है, तो दूसरी तरफ ट्रम्प ने चीन को टैरिफ नीति से प्रभावित करने की कोशिश की है। इसके अलावा ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पता चलता है कि ट्रम्प दुनिया को उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं चलने देना चाहते, बल्कि वो उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के खिलाफ अदावत के मुहाने पर सीधे खड़े ये देश अब एकजुट हो चुके हैं। हालांकि रूस चीन के रणनीतिक कदम सीधे अमेरिका को संकट में नहीं डालते, लेकिन ईरान को सामने रखकर ये देश अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब रूस चीन मिलकर पूरा करेंगे और ईरान को हमले से बचाने के लिए उसकी ताकत भी बढ़ाएंगे। हालांकि ये कोई घोषणा नहीं है, लेकिन ईरान का यही दावा है, जो ईरान के एक प्रवक्ता के आधिकारिक बयान में दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि यूरोप ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध तुरंत लागू करने की कोशिश की है, जिसका मुकाबला करने के लिए रूस चीन अब ईरान के साथ समन्वय कर रहे हैं। प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करना अब गैर कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि 2015 में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत रूस चीन पहले से ही ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम में भागीदार है, लेकिन इन तीनों देशों के खिलाफ एक साथ ट्रम्प की अलग अलग कार्रवाइयों ने इन्हें एकजुट कर दिया है। जो न सिर्फ ईरान के लिए न्यूक्लियर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक मुफीद अवसर बन गया है, बल्कि ईरान के लिए ताकतवर बनने का मौका भी है, जिसका प्रमाण है रूस और चीन से सप्लाई ईरान को हथियार, जिसका प्रमाण है कि ईरान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। इसके अलावा अपनी वायुसेना में J-10C को बिना देर किए शामिल कर लिया। वहीं ईरान ने चीन से PL-15 मिसाइलें भी हासिल कर ली और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया। इसलिए इस समय ईरान खुद को मजबूत महसूस कर रहा है और ईरान की मजबूती ने एक बार फिर प्रॉक्सी संगठनों को सिर उठाने का मौका दे दिया। जिसकी पुष्टि ये तस्वीरें करती हैं। ये हूती की यमन से दागी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इजराइल की वायु सीमा में दाखिल हुई। इस मिसाइल का टारगेट तेल अवीव था, लेकिन इजराइल ने इस मिसाइल को गिरा दिया। इसी मिसाइल हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं दावा किया गया है कि हूती की मिसाइल से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة। इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान की मजबूती के साथ हूती भी मजबूत हो चुका है और मध्य पूर्व में दूसरे संगठन भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ सक्रिय हो चुके हैं, जिसका प्रमाण है लेबनान में हिजबुल्लाह का ये शक्ति प्रदर्शन, जिसके लड़ाके दक्षिण लेबनान में समर्थकों के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन उस बैठक के बाद हुआ है जिसमें उन्हें हथियार सप्लाई का आश्वासन मिला है, जो बताता है कि ट्रम्प ने ईरान रूस चीन के खिलाफ एक्शन तो लिया, लेकिन उनके नीतिगत फैसलों ने अमेरिका और इजराइल के लिए भविष्य का संकट खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9। और गाजा युद्ध में सीज फायर की सभी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं और इसकी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू का नया संकल्प। दरअसल इजरायली राष्ट्रपति संपूर्ण गाजा पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, जिसकी हरी झंडी उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल चुकी है। और बेंजामिन नेतन्याहू का ये संकल्प क्या है, दिखाते हैं आपको। गाजा में तबाही का ये दौर अभी रुकने वाला नहीं है। आसमान से होती ये बमबारी गाजा के कोने कोने को तबाह किए बिना नहीं थमेगी। जिसकी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू का संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्रण, जिसे पूरा किए बिना इजरायली प्रधानमंत्री युद्ध विराम नहीं करेंगे।
इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन पूरे गाजा पर कब्जे की तैयारी में है। संपूर्ण गाजा पर कब्जे की ट्रंप ने भी हरी झंडी दे दी है। दावा है कि बंधकों को आजाद करवाने के लिए ये जरूरी है। 75% गाजा पट्टी पर आईडीएफ का नियंत्रण, शेष 25% पर कब्जे का ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। दावा है कि इसी हिस्से में हमास ने बंधकों को छिपाया है। इजरायली मीडिया में जारी इन रिपोर्ट्स का आधार प्रधानमंत्री ऑफिस के एक करीबी अधिकारी को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आईडीएफ चीफ इयाल जामिर बेंजामिन के इस फैसले के खिलाफ है। आईडीएफ चीफ और बेंजामिन के बीच मतभेद है। बेंजामिन पूरे गाजा पर कब्जा कर बंधकों को आजाद करवाने के पक्ष में है, तो वहीं आईडीएफ चीफ का दावा है कि इसमें कई साल लगेंगे। अगर बंधकों तक पहुंच भी गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। हालांकि बेंजामिन को इयाल जामिर के तर्कों की कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ संपूर्ण गाजा पर इजरायली झंडा लहराने का लक्ष्य नजर आ रहा है। दावा है कि इसी हफ्ते वो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्लान पेश किया जाएगा। दावा है कि अगर इयाल जामिर बेंजामिन के प्लान पर राजी नहीं हुए तो उन्हें आईडीएफ चीफ के पद से हटा दिया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपना यूएस दौरा भी रद्द कर दिया है, जिस पर वो इसी हफ्ते जाने वाले थे। हालांकि संपूर्ण गाजा पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने से इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा विरोध शुरू होने की प्रबल संभावना है और इसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। बेंजामिन के विरोध में सिर्फ आईडीएफ चीफ ही नहीं बल्कि इजरायल की सुरक्षा से जुड़े कई एजेंसियों के रिटायर्ड अफसर और चीफ भी शामिल हैं। इजरायल के पूर्व सुरक्षा प्रमुखों ने ट्रंप को एक पत्र भेजा है। पत्र में जल्द से जल्द गाजा जंग रुकवाने की मांग की गई है। पत्र में दावा है कि इजरायल अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है। इस पर करीब 600 अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के हस्ताक्षर हैं। दुनिया के कई देशों में भी इजरायल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये लिथुआनिया की तस्वीरें हैं, जहां इजरायली राष्ट्रपति पहुंचे तो सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इधर बेंजामिन के संपूर्ण गाजा पर कब्जे के फैसले से हमास भी भड़का हुआ है। इस प्लान के बाद हमास ने साफ कर दिया है कि वो आखिरी वक्त तक इजरायल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है। इजरायल और हमास के रुख से साफ है कि गाजा की जंग जल्द नहीं रुकने वाली। यानी अरब में मौजूद जमीन की इस छोटी सी पट्टी पर अभी और नरसंहार बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अमेरिका से टकराव के बीच चीन ने एक ऐसा प्लान बना लिया है जो भविष्य में अमेरिका के साथ जंग का कारण बन सकता है। यह प्लान है अमेरिका की दुनिया पर रणनीतिक निगहबानी का एकाधिकार खत्म करना। लेकिन यह होगा कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन की तैयारी यूएस पर पड़ेगी भारी। अमेरिका से अदावत के मुहाने पर चीन की आक्रामकता अब ज्यादा बढ़ गई है। रूस के साथ मिलकर चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी रणनीति को धरातल पर उतार दिया है जो अमेरिका के एकाधिकार के लिए चुनौती साबित हो सकती है। पहले ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ नए गठबंधन की तैयारी, फिर इंडो पैसिफिक में रूस के साथ सैन्य अभ्यास, ताइवान और साउथ चाइना सी पर कब्जे की कोशिश और अब अंतरिक्ष में अमेरिका की निगहबान नजरों को झुकाने की तैयारी हो चुकी है। इस तैयारी में चीन ने स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को लेजर से नष्ट करने की योजना बना ली है, जिसके लिए चीन ने स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क के खिलाफ कोशिश तेज कर दी है। चीन इस कोशिश में शक्तिशाली लेजर सिस्टम तैयार कर रहा है। इसे सबमरीन समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जाएगा और इन्हीं लेजर बीम से अंतरिक्ष में तैनात स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क को निष्क्रिय करेगा।
दावा है कि इसी दिशा में चीन ने एक बड़ी सफलता भी हासिल कर ली है और इस हथियार को चीन जल्दी एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका से अंतरिक्ष में उलझने का कारण क्या है। चीन का दावा है कि स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क रक्षा क्षेत्र में खतरा है। यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए भी स्टारलिंक का नेटवर्क खतरा साबित हुआ है और इस नेटवर्क से अमेरिका दुनिया पर एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। इसलिए चीन अपने देश के खतरे को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। यानी चीन और अमेरिका के बीच टकराव किसी भी समय संघर्ष में बदल सकता है। इसलिए युद्ध की तैयारी भी चीन ने शुरू कर दी है, जिसका प्रमाण है चीन का परमाणु मिसाइल परीक्षण, जिसका विवरण जारी कर दिया गया है। चीन ने बताया है कि अपनी सेना की 98वीं वर्षगांठ पर एक परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण 25 सितंबर 2024 को प्रशांत महासागर में किया गया है, जिसे एक डमी वॉरहेड के साथ प्रक्षेपित किया गया था और इस मिसाइल की पहचान DF-31AG है। यही वजह है कि चीन की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी है।